नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो और पॉडकास्ट में। मैं अमित पारासर, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर होमेश पारासर जी, जो कि ज्योतिष के बड़े ही विद्वान एवं नामचीन व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जिनसे आज बात करने पे बहुत ही आनंद और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आपकी राशि में 2025 में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं नई सीरीज को। नमस्कार गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ज्योतिष विद्या चैनल पर। तो सबसे पहले आप कैसे हो? मैं आनंद में हूँ, आप बताइए? मैं भी बहुत बढ़िया। तो गुरुजी 2025 आने वाला है जैसा कि अभी, तो इसमें किस प्रकार से मेष इत्यादि जो राशि हैं 12 राशि, उसमें किस प्रकार से और कैसा उनका माहौल रहेगा 2025 में? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को और आपकी टीम को साधुवाद। ये आप ज्योतिष से जुड़ी श्रृंखला का जो है नित्य प्रति जो है इसमें नए आयाम जोड़ रहे हैं और ज्योतिष से जुड़े विषयों को लेकर आप जन सामान्य को संदेश दे रहे हैं। और आगामी व्यवहारिक नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं आपको। और जहाँ तक बात है ज्योतिष के परिदृश्य से राशियों के शुभाशुभ फल की, तो सर्वप्रथम तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे 12 राशियों का विधान है, जिसमें सूर्य और चंद्र के अंतर्गत दो एक एक राशि और अन्य पंच तारा ग्रह जिसमें मंगल के अंतर्गत दो राशियां मेष और वृश्चिक, बुध के अंतर्गत मिथुन और कन्या, बृहस्पति के अंतर्गत मीन और धनु, जी। और शुक्र के अंतर्गत वृष और तुला तथा शनि के अंतर्गत मकर और कुंभ। ये कुल मिलाकर 12 राशियां हैं। अच्छा। और जहाँ तक ग्रह गोचर की बात है तो हमारे यहाँ मूल रूप से संवत्सर का विधान है। ये व्यवहारिक नववर्ष जिसको हम सभी प्रयोग में लाते हैं, आंग्ल नववर्ष, जो कि 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, इसका विधान और हमारे यहाँ जो ग्रहों के मंत्रिमंडल का विधान है वो संवत्सर पर टिका है। तो ये दोनों भिन्न पैरेलल चलती हुई एक तरह से समानांतर व्यवस्थाएं हैं। किंतु लोक व्यवहार में क्योंकि आंग्ल नववर्ष कैलेंडर ईयर जो है वो जनवरी से ही प्रवर्तमान होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम इन राशियों के शुभाशुभ के विषय में अभी चर्चा करेंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यदि हम वार्ता करें तो तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, मेष राशि की जहाँ तक वार्ता है तो वर्तमान समय में मंगल जो है अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो प्रारंभ थोड़ा-सा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जब राशि अधिपति मंगल नीच में गमन कर रहे हैं दोनों, मेष और वृश्चिक दोनों राशियों के, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दोनों ही राशियाँ जो हैं वो मंगल के आधिपत्य में आती हैं। अच्छा। तो इन राशियों को थोड़ा-सा ज़मीन संबंधी समस्याओं में और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होना पड़ सकता है। भाई-बंधुओं से मनमुटाव थोड़े बहुत रह सकते हैं, कर्ज़ की समस्याएँ रह सकती हैं और ऐसी कुछ छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और बाकी मिश्रित फलदायक रहेगा, केवल मंगल पर ही पूरा वर्ष नहीं टिका है। इसके इतर जो गोचर हैं उनको देखते हुए, जैसे कि गुरु जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अन्य-अन्य ग्रह भी अपनी-अपनी राशियों में गोचर कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके अनुरूप ये फल मिश्रित होगा, किंतु प्रारंभ थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहने वाला है, चुनौतीपूर्ण ये वर्ष जाएगा। ये मेष राशि वालों के मेष लिए राशि। और वृश्चिक राशि वाले। वृष राशि, मेष और वृश्चिक के लिए सामान्यतः एक जैसे फल, मिश्रित फल घटित होंगे। अच्छा। और इनके इन नेगेटिव जो आपको गुणधर्म दिखाई दे रहे हैं, जो नेगेटिविटीज़ जो दिखाई दे रही हैं, चैलेंजेस जो दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए मेष और वृश्चिक राशि के जातक एक तो सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि जो हनुमान जी की स्तुतियाँ हैं, उनका पारायण करें, मंगल यंत्र आदि धारण कर सकते हैं। और भी अपनी-अपनी जातक केवल राशि पर नहीं टिका है, हुँ। आपकी कुंडली के अनुरूप अन्य भी उपाय आपके लिए हो सकते हैं। ये उनके लिए रेमेडी साबित हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि यानी कि जो वृषभ राशि है, उसके जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला वृषभ राशि की जहाँ तक बात करें, ये शुक्र के आधिपत्य की राशि है और शुक्र इस राशि का देवता है और ये बहुत एक तरह से क्रियाशील राशि मानी जाती है वृषभ, क्योंकि शुक्र के अधीन आती है और शुक्र का जातक कलात्मक प्रवृत्ति का होता है। हाँ, उसके अंदर क्रियाशीलता अधिक होती है। आईटी सेक्टर से जुड़े इस राशि के जातक अधिक होते हैं, रंगमंच से जुड़े हो सकते हैं और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं और भी बहुत सारे सज्जा के क्षेत्र हैं, उन सब से जुड़े हुए हो सकते हैं। और प्रारंभ मध्यम रहने वाला है, किंतु जैसे ही
2 महीनों के बाद ये शुक्र जो है अभी क्योंकि मकर में गमन कर रहे हैं और 2 महीनों के बाद शुक्र जो है आपकी उच्च राशि अपनी उच्च राशि मीन में गमन करेंगे। या तो लगभग अप्रॉक्सिमेट मार्च के आसपास इस राशि के जातकों को भाग्य का बल प्राप्त होगा और ये साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है। कुछ क्रिएटिव चीज़ें वो कर सकते हैं। अपनी फ़ील्ड में जो लोग डिजिटल माध्यमों से आय में लगे हैं, चाहे वो वीडियो क्रिएटिंग हो या फिर वो वेब डेवलपमेंट हो, कुछ भी जिस तरह के भी अपने-अपने आईटी सेक्टर के लोग हैं जी। या फिर रंगमंच से जुड़े लोग हैं, उनके लिए साल अच्छा जाने वाला है। जैसे कुछ जो जातक वृष और आपके तुला लग्न से या राशि से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। तो उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ हों जिससे कि अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर में थोड़े बहुत ग्रह है क्योंकि वो शुक्र जब उच्च का भी होगा तो राहु से युत हो जाएगा। अच्छा। वहाँ पे थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट भी साथ लेकर आएगा, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव की उपासना करें, दूध, शहद और कुमकुम से मिश्रित तीनों चीज़ों को मिश्रित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक आदि करें और शिवोपासना करना इस राशि के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा और जिससे ये साल भर अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो मतलब शंकर भगवान की उपासना करने से वृषभ और तुला राशि दोनों के लिए लाभदायक रहेगा। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के जातक के लिए। तो मिथुन राशि वालों के जातकों का कैसे रहने वाला है 2025? अगर हम बात करें मिथुन की और कन्या राशि की, दोनों ही राशियाँ जो हैं वो बुध के आधिपत्य में आती हैं अच्छा, अच्छा। और बुध भी कहीं न कहीं स्वाभाविक रूप से वाणी से जुड़ा ग्रह है। जो लोग अपनी माउथ मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं या जो लोग लेखन से जुड़े लोग हैं, जो लोग अकाउंटिंग फ़ील्ड के लोग हैं, ये सब जो है कहीं न कहीं इस फ़ील्ड से जुड़े लोग कहीं न कहीं बुध से प्रभावित होते हैं और मिथुन राशि के जातकों का और कन्या राशि के जातकों का इसमें अधिक प्रतिभाग रहता है इन तरह के कार्यों में और इनके लिए ये वर्ष बहुत वॉव फीलिंग तो नहीं कह सकते लेकिन कुल मिला के अच्छा रहेगा और आप अपने कार्यक्षेत्र में जिस तरह से उन्नति के पथ पर यदि हैं, तो ठीक-ठाक ये जाने वाला है। बहुत मतलब कोई विस्मयकारी परिवर्तन मुझे नहीं दिखाई देते क्योंकि ग्रह की जो वर्तमान स्थिति है, वो इस समय वृश्चिक राशि में गमन कर रहा होगा और तदनंतर अपनी उच्च की स्थितियों से तो ये बाहर आ ही चुका है, लेकिन मध्यम स्थिति में इस वर्ष रहने वाले हैं और मुझे लगता है कि दुर्गा उपासना आदि करने से, भगवती पूजन करने से, दर्शन करने से और सप्तशती आदि पाठ करने से इनको अपने कार्यक्षेत्र में जुड़ी हुई समस्याओं का निदान पाने में लाभ होगा। जैसे देखिए कि अगर आजकल के जो आम व्यक्ति है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ तो नहीं कर पाएगा, तो दुर्गा चालीसा आदि सुन सकते हैं। सुन सकते हैं, हाँ। सुनने से वो रेमेश तो श्रवण का भी उतना ही फल है, अच्छा, परंतु ये नहीं कि आप चालीसा लगा के गायब हो गए, आप सप्तशती लगा के अच्छा। भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो मतलब उसको संध्या काल आदि में क्योंकि जितने भी वैदिक मंत्र हैं, जितने भी वैदिक विधान हैं, वो कहीं न कहीं देवताओं से जुड़े हैं, वो आस्थाओं से जुड़े हैं। तो उसका एक नियमित जो नियम है, उसके अनुरूप ही उसका पालन करें और नहीं तो कई बार क्या होता है कि उसके लाभ होने की जगह हमें उससे अपेक्षाकृत तो लाभ की जगह हानि हो जाती है। इसलिए कोई भी रेमेडी यदि वैदिक उपाय आप करते हैं तो उसकी जो हिदायतें हैं, उसकी जो सावधानियाँ हैं उनका पालन ज़रूर करें। हिदायतें मतलब सावधानी। हाँ, हिदायत है यानी कि सावधानी जो है उसके एक एसओपी है। हाँ। आपको यदि कोई विधान करना है तो उसके नियम है। हाँ, उस नियम के अंदर रहकर आपको करना है। तो यदि आप नहीं जाप करने में, पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप दर्शन कर लीजिए। आप कन्याओं को भोजन आदि दे दीजिए। आप वो सब कृत्य करिए जिनसे जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। अच्छा। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हुए अभी हमारी मिथुन राशि तक जो हमारा वो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी कर्क राशि यानी कि चौथी राशि कर्क राशि, तो उसके लिए 2025 कैसा रहने वाला है जातकों की? कर्क जो है वो चंद्रमा के आधिपत्य की राशि है और जी। कर्क राशि के जातक बहुत संवेदनात्मक कार्यों से जुड़े होते हैं। संवेद भावनात्मक संवेग जो है इनमें बहुत अधिक पाया जाता है और चंद्रमा की राशि है इसलिए चंचलता इनमें चर राशि भी है, तो चांचल्य इनका गुण प्रधान है। और कर्क के लिए अगर हम देखें तो जिस दिन हमारा ये नववर्ष परिवर्तन हो रहा है तो सूर्य और चंद्र एक ही राशि में क्योंकि अमावस्या के आसपास का समय है। हाँ, अभी आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या हो जाएगी तो तृतीया हमारे अगर पक्षानुरूप देखें तो तृतीया होगी तो सूर्य और चंद्र एक ही राशि आपके धनु में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, तो एक तरह से अमावस्या योग ये बन रहा है। सूर्य और चंद्र जब एक ही राशि में गमन करते हैं 2 ढाई दिन 3 दिन तक ये रहते हैं। उस समय में संयोग से ये दोनों साथ ही हैं और एक सामान्य सी कश्मकश में जीवन प्रारंभ होगा,
क्योंकि कर्क राशि के लिए इस समय मंगल जो है वो वहाँ पर नीच राशि में गमन कर रहा है। कर्क हाँ, हाँ, और मंगल जो है कर्क राशि के जातकों के लिए पंचमेश और दशमेश होता है। तो बुद्धि और करियर दोनों इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब करियर और बुद्धि का जो अधिपति ग्रह है, जब वो नीच राशि में गमन करेगा, कहीं न कहीं आपके चित्त में करियर को लेकर जुड़ी समस्याएँ आपके दिमाग में रहेंगी और आप उनसे चिंताग्रस्त रह सकते हैं, किंतु ये साल भर ऐसा रहने वाला नहीं है। भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी और अब मुझे लगता है यू विल ओवरकम थ्रू ऑल दोज़ चुनौतियों से आप उभरेंगे और अच्छा मिश्रित फल होगा। और कर्क राशि के जातकों का जहाँ तक मैं समझता हूँ अ, इस वर्ष या हर वर्ष भी अगर हम समझें तो शिवोपासना और ये भगवान नारायण की उपासना करने से इनका मंगल निश्चित रूप से होगा। मतलब कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो कंटिन्यूटी भगवान शंकर जी की उपासना करते रहें, उससे उनको फल देखने को प्राप्त होगा। तो ये इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे सिंह राशि, राइट? सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं कि 2025 में भी कैसा रहना है। सिंह राशि के अधिपति भगवान सूर्य नारायण हैं, जो कि ग्रहों के अधिपति भी हैं। उनको राजा की संज्ञा हमारे नवग्रह मंडल में दी जाती है। और अभी मैंने आपसे कहा कि वर्षारंभ में सूर्य और चंद्र धनु राशि में जो है गमन कर रहे हैं और धनु राशि का सूर्य जो है मिश्रित फल प्रदान करेगा। जिस दिन हम उदित हो रहा है, ये वर्ष जिस दिन प्रारंभ हो रहा है, उस दिन के अनुरूप मुझे लगता है सिंह राशि का जो व्यवहार है, थोड़ा-सा उग्र होता है, थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है। किंतु साथ में इन जातकों में एक विशेष गुण पाया जाता है, वो है नेतृत्व क्षमता। तो ये लीड फ्रॉम द फ्रंट बहुत अच्छे से जानते हैं और ये अपनी प्रतिभा का लोहा इस वर्ष भी मनाएँगे और स्पेशली राजनीति से जुड़े लोग इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, मंगल और सूर्य से। सूर्य का प्रभाव ना केवल सिंह राशि पर पूरे देश की राजनीति पर भी पाया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में जब हमारा संवत्सर आरंभ हो रहा है, तो सूर्य ही राजा और मंत्री भी हैं। अच्छा, तो देश की राजनीति में कुछ नई हलचलें, कुछ सकारात्मक परिवर्तन और कुछ बड़ी सत्ता के उलटफेर आपको अगले वर्ष में देखने को मिले। अगले वर्ष का मतलब यहाँ पे आपका कहने का मतलब नववार्षिक संवत्सर। देखिए, वर्ष के बारे में मैंने प्रारंभ से ही आपसे कहा, हाँ, कैलेंडर ईयर और संवत्सर ये 2 अलग धारणाएँ हैं। जब हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो हमारे लिए अभी नववर्ष का काल आया नहीं। हाँ, हमारा नूतन संवत्सर आएगा जब वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी। तो क्योंकि व्यवहार में ये कैलेंडर ईयर ही है, हम सभी कार्यालयी कार्यों में, सामाजिक कार्यों में कहीं भी हम पंचांग का प्रयोग हम अपने अनुष्ठान कर्मों में तो करते हैं, किंतु सामान्य व्यवहार में तो कैलेंडर ईयर जो चल रहा है वही चल रहा है। तदर्थ अभी हम जो है जो चर्चा कर रहे हैं वो नववर्ष 2025 का करिए। फिर तो हमारा संवत्सर जो है वो 2082 आने वाला है। वो आपका अप्रैल के आसपास 30 मार्च के आसपास जो है संवत्सर बदलेगा। वो उस समय जो सत्ता हस्तांतरण होगा, हर वर्ष का वर्षाधिपति होता है, जैसे अभी शनि और मंगल का संयोग है। अगली वर्ष जो है दोनों सत्ताएँ सूर्य के अधीन है। तो सूर्य अगले वर्ष का किंग भी है और किंग मेकर भी। अच्छा, राजा भी है और मंत्री भी। तो सिंह राशि के जातकों के पक्ष में ये वर्ष रहेगा और राजनेताओं के जीवन में इस बार काफ़ी जो सिंह राशि से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए राजनीति में अच्छे अवसर इस बार मिलेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छे अवसर हैं। दूसरा, अभी उनके लिए कुछ अभी के वर्तमान समय में कुछ नेगेटिविटी है, तो उसको दूर करने मध्यम मिश्र मिश्रित है। तो मिश्रित है, उसको अगर अच्छा बनाना का चाहे कोई जातक, तो उसके लिए किसकी उपासना करें? गायत्री उपासना करना सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि थोड़ी-सी मैंने कहा ना कि डोमिनेंसी इनके स्वभाव में रहती है, उग्रता रहती है। तो उसको सम करने के लिए गायत्री उपासना करें, सूर्य अर्घ्य आदि दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जिनका जातकों के कुंडली में सूर्य नीच आदि की राशियों में गए हैं। सूर्य से जुड़ी जो वस्तुएं हैं लाल रंग की, उनका दान आदि करें, अमावस्या को ब्राह्मणों आदि को भोजन करें। तो उससे सूर्य से जुड़ा यदि कोई नकारात्मक इफेक्ट आपकी कुंडली में किसी भी जातक की में आ रहा है, तो उसका लाभ भी मिलेगा और सिंह राशि के वालों को ये करने से उनकी वंशानुगत परंपरा का बल मिलता है, सूर्य के अच्छे परिणाम मिलता है। तो सूर्य सिंह राशि वाले जातक सूर्य के लिए सूर्य नमस्कार और सूर्य अर्घ्य आदि नियमित रूप से करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, तो उनका जो है उन्नति का पथ जो है प्रशस्त होगा। जी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिंह राशि के बाद कन्या राशि, तो उसके लिए 2025 उन जातकों के लिए कैसा रहना है?
कन्या और मिथुन की बात तो हम अभी वैसे कर चुके थे, किंतु अगर हम देखें कन्या राशि के विषय में, तो कन्या राशि के जातक मैंने अभी आपसे कहा कि कला, रंगमंच, नाट्य शास्त्र आदि से जुड़े होते हैं। वो वेब डेवलपमेंट में भी होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट प्रवृत्ति के हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी होती हैं। कहीं न कहीं इनके अंदर कलन की, ज्योतिष जगत से जुड़े हुए लोग बुध से प्रभावित होते हैं। तो बुध इस समय गमन कर रहे हैं वृश्चिक में, और हमें लगता है कि इस वर्ष जो कन्या राशि के जातक हैं, कन्या लग्न में ही 2025 का प्रारंभ हो रहा है, उदय हो रहा है। अच्छा। तो मुझे लगता है उनके लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा, और लग्न से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जैसे ही ये चतुर्थ भाव में गमन करेंगे, बहुत लंबा इनका स्पैन होता नहीं, जल्दी ये ट्रांजिस्ट करेंगे। तो वहाँ से मुझे लगता है फरवरी के आसपास बुधादित्य यहाँ बन रहा है धनु में। तो फिर जो है ये शाइन करेंगे, और जल्दी जो है अपने जीवन में अच्छे अचीवमेंट्स होंगी। और बुध की राशि है, इसलिए इनके लिए गणपति जी की पूजन, भगवान गणेश को दुर्वा आदि अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं, भगवती की उपासना करें, ये उपाय करते रहें, तो जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो इनके जीवन में कम देखने को मिलें। अच्छा, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वैसे तो हम अभी पीछे बात कर चुके हैं तुला राशि वालों के लिए, और फिर भी थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ विशेष। तुला मैंने कहा कि अभी हमारी बात हुई शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है, और एट द सेम टाइम ये भी बहुत क्रियाशील लोग होते हैं। और जहाँ तक बात है तुला के अधिपति शुक्र की, तो वो मीन में गोचर करने वाले हैं 1.5-2 महीनों के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा कि इन लोगों के कैरियर में, इनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, और ये अपने जीवन में कुछ नए आयाम सेट करेंगे, नई अचीवमेंट्स इनको हो सकती हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि राहु की युतिगत होने से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लेवल इनको डिस्टर्ब कर सकती हैं कुछ चीज़ें। उससे बचने के लिए ये जो है शिवोपासना करें, भगवान शिव को का रुद्राभिषेक करें, और राहु से जुड़ी चीज़ों का दान करें। अच्छा। जी। नहीं, ये बुध का और शुक्र का और राहु का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, राहु हमारे यहाँ ग्रह की श्रेणी में तो नहीं आता, छाया ग्रह है। हाँ, हमारे वैदिक आचार्य ने 7 ग्रहों को प्रधानता दी है, जिनके नाम पर आपका ये 12 क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध आदि। किंतु राहु और केतु एक तरह का विक्षेप है, एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट है, अवसाद है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। किंतु क्या है, एक जिस तरह ग्रहण की अवधारणा हमारे यहाँ है ना, तो एक पैरेलल पोजीशन में अर्थ, मून और सन, ये जब ये एक पैरेलल पोजीशन में होते हैं, तो हमको एक भ्रम होता है कि एक से दूसरा ढक गया है। कारण क्या है कि बिल्कुल पैरेलल है तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक मान लीजिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी आकृति और मेरी एक जैसी है, तो मैं नहीं दिखूंगा ना। तो वहाँ वो जो भ्रम पैदा होता है, ये पात के द्वारा, यानी हमारे यहाँ छाया ग्रह कहते हैं, तो ये इल्यूजन पैदा करते हैं। राहु केतु, आज के समय में तो राहु केतु बहुत ट्रेंडिंग ग्रह हो गए हैं ज्योतिषियों के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इनकी सत्ता बहुत मतलब कंप्लीट एक प्लेनेट के रूप में नहीं है। तो ये छाया ग्रह हैं, और इनका प्रभाव है क्षणिक रहता है, उन्माद होगा, अ, अवसाद में चले जाएंगे लोग। सडन मतलब एक होता है ना कि हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ और एक क्षण में मेरा मन एकदम डिप्रेशन में चला गया, मुझे बहुत सोच आ रही है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जितने लोग शेयर मार्केटिंग पे राज कर रहे हैं, जितने लोग सट्टा बाज़ार में अपनी धाक जमाए बैठे हैं, या और भी जहाँ ट्रेडिंग की बात आती है, तो यहाँ राहु इज़ द किंग मेकर। अच्छा, तो ये पहले भी हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस से, तो जो हमारी अभी सीरीज चली है फलादेश की, तो उसमें भी बात करते हैं, तुला राशि तक हो चुकी है, तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक के अधिपति मंगल हैं, और मंगल अभी नीच में गमन कर रहे हैं, तो स्टार्ट थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि भूमि, वाहन, घर, घोड़ा, गाड़ी, इनसे जुड़ी समस्याएँ थोड़ी-सी रहेंगी। और जैसे ही मंगल अपने नीच राशि से हटकर सिंह में गमन करेंगे, तो सिंह जो है वो सूर्य की राशि है, और सूर्य और मंगल सजातीय गुणधर्म के ग्रह हैं। तो मुझे लगता है अप्रैल मई के आसपास ये लोग कमबैक करेंगे, और मिड ऑफ द ईयर, और या फिर ये कहें कि नूतन संवत्सर इनके लिए अच्छी आशाएं लेकर आएगा। और आने वाले सितंबर अक्टूबर तक ये अच्छा ग्रो करेंगे। तो लेकिन फिर भी मंगल से जुड़ी चीज़ों का दान करें, भगवती उपासना करें, और मैंने पहले भी कहा कि सप्तशती आदि का श्रवण करें, मुर्गा छलसा आदि भगवती से जुड़ी स्तुतियों का श्रवण करें, जिससे इनकी जो है डिसअपॉइंटमेंट ना जीवन में बढ़े, और अवसाद आदि से बचकर
अपनी कार्य को निरंतर प्रगति की ओर ले जा सकें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अभी वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। तो धनु राशि वालों जातक के लिए किस प्रकार से रहेंगे? धनु राशि के अधिपति हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं जी, और बृहस्पति इस समय वृष राशि में गोचर कर रहा है। वर्षारंभ के समय भी वही रहने वाला है, और वृष राशि में गोचर करते हुए इस वर्ष लग्न के उदित होने के समय, नूतन आंगल वर्ष के लग्न उदित होने के समय नवम भाव में, जिस भाव के कारक ग्रह हैं वहां गोचर कर रहे हैं। तो ये भाग्य की दृष्टि से धनु और मीन दोनों राशियों के लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा फल देगा। आप अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव करेंगे, यू विल बी कनेक्टेड टू योर रूट्स एट्रा। मुझे लगता है अच्छी अचीवमेंट्स धनु राशि के जातकों के लिए होगी। प्रारंभ में थोड़ा सा चीज़ें हो सकता है सामान्य शुरुआत हो, किंतु मध्य और उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहेगा। किंतु कुछ नेगेटिविटीज़, क्योंकि देखिए एक ग्रह पर ही नहीं टिका है आपका साथ। हाँ, अन्य पूरी परिषद में 9 ग्रह हैं। राहु केतु को भी पात के रूप में समाहित किया है मंडल में। किंतु जब 9 ग्रह हमारे यहाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह एक जगह जमकर बैठ जाएगा पूरा साल, वहां से बृहस्पति को छोड़ दे तो हर ग्रह अपना अपना रोटेशनल वे में, क्योंकि वो तो गैलेक्सी का एक नियम है, सौर मंडल में सभी ग्रह संचार कर रहे हैं। हाँ, तो उस गोचर के अनुरूप मध्यम और मिश्रित फल होते हैं, और कुल मिला के ये वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा होने वाला है। फिर भी यदि कुछ नेगेटिविटीज दिखती हैं तो उसके लिए हम भगवान नारायण की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और केले आदि को जल देना, अर्घ्य देना, पूजा करना, और बृहस्पतिवार के उपवास आदि करके अपने नेगेटिव परिणामों से बच सकते। ये उनके लिए नेगेटिव रेमेडीज रेमेडीज, हाँ, ये सामान्य उपाय सामान्य उपाय। तो अब बात करते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि अगर अभी धनु राशि, तो उसके बाद मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से 2025 रहने वाला है? मकर राशि इस समय साढ़े सती की चपेट में है। अच्छा, क्योंकि कुंभ में शनि महाराज गमन कर रहे हैं, और शनि जहाँ गमन करते हैं एक राशि आगे और एक पीछे, दोनों तरफ इनकी दृष्टि रहती है, तो उससे साढ़े सती का प्रभाव रहता है। तो साढ़े सती के प्रभाव से सामान्य चीजें बाधित तो हैं, किंतु क्योंकि स्वराशि है, हाँ। तो मिश्रित फल देंगे, और स्वराशि से द्वितीय भाव में संचार कर रहे हैं, और वर्ष के अप्रैल में जाने पर ये आगे निकल जाएंगे, और साढ़े सती के प्रभाव से मकर राशि बच जाएगी। अभी अंतिम स्तर में ये चल रहा है, तो उसके बाद मुझे लगता है सामान्य फल होंगे। और शनि से जुड़े जातक न्याय के क्षेत्र में, और जितना लॉजिस्टिक का आपका ये फील्ड है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का, जितना मोबिलिटी का जो एरा है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, वो शनि के प्रभाव में आता है। जुडिशरी से जुड़े लोग, कहीं ना कहीं मेहनत कश जो लोग हैं, क्योंकि मोबिलिटी और यातायात, परिवहन आदि, ये सब जो है शनि के अंतर्गत है। और ये वर्ष इनके लिए मैं कहूँगा मध्यम फलदायक होगा। बहुत ऐसा नहीं कि कोई हताश कर देगा, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत आप कोई झंडे गाड़ देंगे, ऐसी कोई क्षति मुझे नहीं दिखती। लेकिन हाँ, मिश्रित फलदायक रहेगा, अच्छा जाने वाला है। और शनि के जातकों को उत्तराखंड में सामान्य रूप से शनि के जातकों को एक तो आलस्य को त्याग देना चाहिए यदि शनि के लाभ लेने, तो फिर शनि के जातक में आलस्य एक सामान्य गुण हो जाता है। शनि जब जब आपकी राशि पर, जैसे आप देखेंगे कि इस समय मकर, कुंभ और मीन, ये तो साढ़े सती की चपेट में है। इसके अलावा चौथी और आठवीं राशि यानी कि वृश्चिक और कर्क, इन पर ढैया का विराजमान। तो इन राशि के जातकों में सामान्य रूप से एक तो आलस्य विराजमान हो जाएगा। तो शनि का, क्यों हमारे यहाँ कहा जाता है शनि को मांदी, मतलब मंद जो है, आलस्य निंदी, मांदी एक संज्ञा है। तो ये ना चीजों को धीमे स्तर पे करने की आदत हो जाती है। तो आलस्य यदि आप त्याग देंगे तो शनि के बुरे प्रभाव से भी बच जाएंगे। पहले तो आलस्य त्यागें। दूसरी बात यह है कि भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव का नित्य वंदन करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, और भगवान शिव का रुद्राभिषेक आदि करें। तो शनि के उपास्य देवता शिव कहे जाते हैं। हनुमान जी की पूजा करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ और मकर लगभग एक जैसा ही साल जाने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी तो वहां पे गमन ही कर रहे हैं। हाँ, तो मध्य की ढैया है, साढ़े सती है। तो उसके बाद क्या है कि अंतिम चरण की साढ़े सती प्रारंभ होगी। जैसे ही ये संवत्सर प्रारंभ में मैंने कहा ना कि अभी संवत्सर बदलने वाला है, तो गमन करेंगे जाकर मीन में। तो इनके अंतिम साढ़े सती का अंतिम चरण प्रारंभ होगा। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा पैर आदि में चोट वोट से बचे,
और कोशिश करें कि शनि से जुड़े लोगों को कुछ वस्तुएँ आदि अपनी प्रदान करते रहें, जिससे शनि का निस्तारण होता रहे। विशेष रूप से अपने वस्त्र जो कमर से नीचे के भागों में धारण किया जा सकता है, जैसे पैंट, पैजामा आदि अपना उत्तरन दान करें। वस्त्र दें, कंबल आदि दें। जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं शनि के आधिपत्य में आते हैं, क्योंकि ग्रहों में शनि भृत्य की भूमिका में है, सेवक की भूमिका में। तो जो लोग कहीं झाड़ू-पोंछे वाले लोग हो गए, तांगा चलाने वाले, मेहनतकश लोग, तो उनको आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दीजिए, ख़ासकर पैरों में पहनने वाली चीज़ें दीजिए, हुँ। जिससे जो है आपका शनि के प्रभाव कम हो। और मुझे लगता है कि मिश्रित फलों के साथ व्यक्ति ऐसा नहीं कि हताश हो जाएँगे, अच्छा मध्यम ये वर्ष जाएगा। ये शनि से जुड़े हुए लोग कौन मतलब? देखिए, शनि मैंने कहा ना कि मेहनतकश मज़दूर हुँ। जो मेहनत से कमा रहे हैं, एक अच्छा आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, वित्त इन द सेंस। अब जैसे कोई बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है, जैसे गूगल का सुंदर पिचाई है, सीईओ, अल्टीमेटली वो एक सीईओ है, लेकिन है एक सेवाकर्मी। मतलब व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग अबाउट योर सर्विसेज, तो आप सेवक ही हैं, आप नौकरी की टर्म्स में जुड़े हैं। तो जो लोग नौकरी से जुड़े हैं, वो शनि से जुड़े हैं। परंतु उनमें भी विशेष रूप से जैसे 4th क्लास कर्मचारी हैं आपके ऑफ़िस के, और एक व्यक्ति प्लेन उड़ा रहा है और एक व्यक्ति तांगा चला रहा है। तो प्लेन उड़ाने वाले की अलग विषय है, किंतु जो तांगा चला रहा है, वो शनि का जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति वेब डेवलप कर रहा है और एक राजमिस्त्री है। दोनों कुछ हम डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। किंतु क्या है, वो श्रम वद भार नीच शिल्पै करके कहते हैं, शनि से जुड़ी आजीविकाओं की जब बात आती है। अच्छा। तो श्रम जहाँ है, मेहनत जिसमें लग रही है, हुँ। जो श्रम साध्य कार्य हैं, वो सब शनि से जुड़े हैं। अच्छा। तो आइए इसी क्रम में जो सबसे अंतिम राशि, मीन राशि, तो उसके लिए 2025 कैसा रहने वाला है उन जातकों? धनु और मीन के अधिपति हैं हमारे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। इस समय शुक्र की राशि वृष में गोचर कर रहे हैं, और अप्रैल तक, लगभग मार्च एंड तक हमारे गुरु जो हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो वहीं पर वृष राशि में गोचर करेंगे। तदनंतर अभी जो है, वृष के बाद ये मिथुन में आ जाएँगे, और इनके गोचर के फलस्वरूप मिथुन से यदि हम मीन से यदि हम देखें, तो वो चतुर्थ भाव में गमन करें। गुरु गुरु जी, क्योंकि तृतीय राशि है और वो अंतिम राशि बारहवीं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो चतुर्थ में जब गमन करेंगे, तो सुख सुविधाएँ, संपत्ति, वैभव, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सब प्रकार से वैभव ही और संपत्तियाँ ही देंगे। किंतु साथ के साथ कहीं न कहीं अन्य ग्रहों का भी इसमें सम्मिश्रित फल रहता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जो है, जो भगवान विष्णु की उपासना करे, और विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करे, केले को जल दे, वही सामान्य उपाय जो हमने धनु राशि के लिए कहे। तो एक जैसे ही ग्रहों का आधिपत्य, एक ही ग्रह के आधिपत्य में होने से स्वभाव भी एक जैसा हो जाता है, और वैसी ही स्थितियाँ भी सामान्य रूप से बनने लगती है। तो गुरु के आधिपत्य में आने के कारण यहाँ के जातक इंटेलेक्चुअल होते हैं अधिकतम। नौकरी पेशा होने पर भी वो ऐसे काम में जहाँ स्मार्ट वर्क है, ऐसा काम जो बुद्धि से साधित होने वाला। शरीर, अभी हम शनि की बात कर रहे थे। हाँ। शनि भी कार्य देता है, किंतु मेहनत वाला देता है। गुरु जो कार्य देता है, वो द्विज विबुध कार्यादिविद धर्म ही करके कहते हैं। तो क्या, जिसमें मेधा का प्रयोग है, जिसमें आपके इंटेलेक्चुअलशिप का, आपको विज़डम का प्रयोग करना है, तो जहाँ बुद्धि की बात आती है, वहाँ गुरु की बात आता है। तो गुरु से जुड़े लोग कहीं न कहीं एक तो अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने श्रेष्ठजनों का सम्मान करें, और साथ के साथ जो है नारायण कवच का पाठ करें, और भगवान विष्णु की पूजा करें, एकादशी आदि व्रत करें, तो मुझे लगता है उनका साल मंगलमय होगा। और इन्हीं सब उपायों को करते रहने से जो है, उनका वर्ष आनंदमय जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो ये 12 राशि के जातक हैं, 12 राशियों के लिए जो आपने नववर्ष में आने वाली जो आंग्ल नववर्ष है, जो हिंदू नववर्ष तो चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होता है। लेकिन जो ये 2025 आने वाला है, उसमें जो रेमेडीज़ हैं, उनको बताने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में आने वाली जो कुछ वीडियोज़ हैं, उनमें हमारे साथ सर ही होने वाले हैं, 1-2 वीडियोज़ में और ना जाने कितनी वीडियोज़ में, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें जितनी डुबकी लगाएँगे, उतने ही अंदर चले जाते जाएँगे। सर ने ही मुझे कल रात में ये चीज़ समझाई है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट या फिर सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, हम आपको वहाँ पे सर का नंबर प्रोवाइड करेंगे। जय श्री राधे, राधे।